हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTV पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन किए थे कि सर DLED का जो भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर उसका रिवीजन करा दें। तो चलिए आइए हम उनके सिलेबस का रिवीजन कराते हैं। तो आज मैं DLED थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का रिवीजन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं, जो कि पिछले साल ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। ये DLED 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? आयाम दिया है, अर्ध आयाम दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है और अर्ध तरंग दैर्ध्य दिया है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? क्या कहलाती है भाई? आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। परिभाषा ही है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। ये भी DLED 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन दिया है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो संभव है नहीं 100 डिग्री सेल्सियस नापना। बी आप देखिए 32 फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में ये भी नहीं होगा। ये 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट। और डी दिया है आपका 0 रिएक्टर से 80 रिएक्टर। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये है। ठीक है, तो 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपका अगर फ़ारेनहाइट में बोलें तो ये स्वस्थ मनुष्य का क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? यानी कहने का मतलब यह है कि पेचिश नामक जो बीमारी है ये किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? ये भी DLED 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है फैलेवी वायरस, दूसरा दिया है निमेटोड, तीसरा दिया है ईस्ट और चौथा दिया है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो आप सबको पता है कि पेचिश नामक बीमारी जो है किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये हमारे आंतों में पाए जाते हैं और आंतों में ये पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल बराबर वस्तु का भार। अतः और 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। वस्तु जल में डूब जाएगी, बी वस्तु सतह पर तैरेगी, सी वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी और डी वस्तु सतह के नीचे पूरी छुपी हुई। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल बराबर वस्तु का भार। अतः क्या होगा? तो देखिए उत्प्लवन बल अगर वस्तु के भार के अगर बराबर होता है तो क्या होगा? वस्तु सतह पर तैरेगी। क्या होगी? वस्तु सतह पर तैरेगी। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, वस्तु जल में डूब जाएगी। कब डूबेगी भाई? जब उत्प्लवन बल से वस्तु का भार अधिक होगा। ठीक है, उत्प्लवन बल से वस्तु का जब भार अधिक होगा
तो वस्तु जल में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्माधारिता का मात्रक है। ऊष्माधारिता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माधारिता का मात्रक। ये भी डीएलएड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कैलोरी, दूसरा है कैलोरी प्रति मीटर, सी दिया है जूल प्रति केल्विन और डी दिया है किग्रा प्रति मीटर। ठीक है, तो देखिए ये भी डीएलएड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वह क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, जूल प्रति केल्विन। अगर केवल ऊष्मा का मात्रक पूछता तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाता, कैलोरी जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ऊष्माधारिता का मात्रक पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कंडुआ रोग लगता है। कंडुआ रोग लगता है, यह भी डीएलएड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है नींबू में, आलू में, सी दिया है गेहूं में और डी दिया है लौकी में। तो कंडुआ जो रोग होता है ये किस में लगता है, ये गेहूं में लगता है। ठीक ना, कहाँ लगता है, गेहूं में। याद रखेंगे, कंडुआ नामक रोग ये किस में लगता है, गेहूं में। चलिए अगला बात करते हैं। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। प्रतिजन यानी एंटीजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। यानी प्रतिजन जो है किस रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला दिया है प्लाज्मा, दूसरा दिया है श्वेत रुधिर कणिका, सी दिया है प्लेटलेट्स और डी दिया है लाल रुधिर कणिका। तो ये जो है प्रतिजन जो है हमेशा लाल रुधिर कणिका पर उसके भित्ति पर चिपकी होती है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला बात किया जाए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन दिया है ऊर्जा, दूसरा दिया है दाब, तीसरा दिया है कार्य और चौथा दिया है आवेश। आवेश तो क्या हो जाएगा, यानी पी। पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ए। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ए। तो क्या हो जाएगा, देखिए एकांक क्षेत्रफल, ये एकांक क्षेत्रफल है पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दाब। यानी पी बराबर होता है एफ अपान ए। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, दाब सही। अगला, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। ये भी डीएलएड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया पहले लकड़ी का कोयला, बी शुगर चारकोल, सी जंतु चारकोल और डी आपका दिया है लैंप ब्लैक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जंतु चारकोल। तो जंतु चारकोल के माध्यम से क्या किया जाता है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। ये भी डीएलएड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। तो पहला दिया है ऑप्शन संवहन द्वारा, दूसरा दिया है चालन द्वारा, तीसरा दिया है क्वथन द्वारा और डी दिया आपका वाष्पन द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा सही। अब जानते हैं, इसको पढ़े भी होंगे कि घड़े में रखा पानी ये वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। किसके द्वारा, वाष्पन के द्वारा। जब घड़े में हम पानी रखते हैं तो अत्यधिक गर्मी के कारण वह वाष्पित हो जाती है और जब वाष्पित होती है तो उस घड़े में रखा जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण क्या होता है, पानी का ये पानी जो घड़े में रखा जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एजुसेट क्या है। एजुसेट क्या है, ये डीएलएड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया ऑप्शन शैक्षिक समिति, दूसरा शैक्षिक उपग्रह, तीसरा
शैक्षिक कार्यक्रम और डी दिया है आपका शैक्षिक प्रबंधन। तो क्या इसमें सही होगा आपका? देखिए एजुसेट क्या है? एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना, एजुसेट क्या है? एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। एजुसेट क्या है तो आप लिखेंगे शैक्षिक उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। अच्छा, रंध्र क्या होता है? रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है ये एक प्रकार का पत्तियों में छिद्र होता है, और उसी छिद्र के द्वारा जो पत्तियां होती हैं श्वसन करती हैं और वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया करती हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये पत्ती में पूछ रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ऊपर पहला ऑप्शन दिया है उसमें ए ऊपरी सतह पर, बी दिया है निचली सतह पर, सी दिया है डंठल पर, और डी दिया है पर्णधार पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो स्टोमेटा है ये पत्ती के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्ती के ऊपरी सतह पर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन। दाब अधिक होता है। दाब अधिक होता है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है ए बैठने पर, बी दिया है एक पैर से खड़ा होने पर, सी दिया है दो पैर से खड़े होने पर, और डी दिया है लेटने पर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? दाब अधिक होता है कब? बैठने पर होता है, कि बी एक पैर से खड़े होने पर, कि दो पैर से खड़े होने पर, कि लेटने पर। तो इसके लिए आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? F/A। ठीक है, अब जानते हैं कि जो P को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर यानी दाब। ठीक है, ये दाब है, और F क्या है? ये बल है, और A क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अच्छा, अब बताइए कि दाब कब अधिक होगा? बल अधिक होगा तब होगा, कि क्षेत्रफल कम होगा तब होगा? बताइए, दाब अधिक कब होगा? जब बल अधिक होगा और क्षेत्रफल कम होगा। दाब अधिक कब होगा? जब बल अधिक होगा और क्षेत्रफल कम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दाब अधिक होता है बैठने पर। जब व्यक्ति बैठता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक पैर से खड़े होने पर। ठीक है, जब एक पैर से खड़ा होता है व्यक्ति तो क्या होता है? उसका जो क्षेत्रफल होता है वह कम हो जाता है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा सी दिया है दो पैर से खड़े होने पर। जब दो पैर से खड़ा होता है तो एक पैर से खड़े होने के अपेक्षाकृत दो पैर से खड़े होने पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। ठीक है, दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला लेटने पर। अच्छा, लेटने पर अगर व्यक्ति लेट जाएगा तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और दाब कम हो जाएगा। तो सबसे दाब अधिक कब होगा? जब वह व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? ये DLED 2018 का क्वेश्चन है। तो पहला दिया है रोटी, दूसरा चीनी, नमक और कोयला। अच्छा, पहले समझेंगे कि कार्बन है का। कार्बन का मतलब काला, यानी जिस पदार्थ को हम जलाते हैं और जलाने के बाद उसका काला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्बन। तो देखिए, किसको हम जलाते हैं तो वह काला अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें कार्बन होगा। और जो जलने पर काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, जिससे यानी जिस पदार्थ को हम जलाएंगे उससे काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, तो वो कार्बन नहीं होगा। जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं रोटी। अच्छा, रोटी को आप जलाएंगे तो क्या होगा? रोटी को जब आप जलाएंगे तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए इसमें कार्बन होगा। चीनी देखिए, चीनी को भी जब जलाते हैं आप तो काला अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, यानी चीनी में भी कार्बन है। अच्छा, कोयला
कोयला खुद एक काला है तो उसमें कार्बन तो होता ही है। ठीक है। नमक की बात करें, नमक जब आप जलाते हैं तो नमक जलाने के बाद वह काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। नमक को जलाएंगे तो काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, इसलिए नमक क्या हो जाएगा, यानी नमक में कार्बन नहीं होगा। नमक एक इसमें पूछा है आपका कि किस में कार्बन नहीं होगा, तो नमक में कार्बन नहीं होगा, ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जितने भी मित्र प्रशिक्षु यानी जो भी डीएलएड कर रहे हैं, है ना, उनको फॉरवर्ड करिए ताकि इस वीडियो को देखकर लाभ पा सके। ठीक है। थैंक यू।